हाँ, नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो उदय बैच चल रहा है, ठीक है, डरे होंगे मुझे पता है, ठीक है, पर क्या करें, है ना। पंकज सर तो डराएंगे ही, है ना, पंकज सर मानेंगे थोड़ी। चलो, तो हमारा जो उदय बैच चल रहा है परमाणु एवं अणु, उसमें लेक्चर नंबर 7 को लेकर आए हैं, जहां पर हम पढ़ेंगे कुछ नहीं, अभ्यास करेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे, है ना, अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाएंगे इस चैप्टर के, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न। मतलब भैया हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे भाई साहब। ओए होए 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 होए, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी, तालियां तालियां तालियां, क्या बात है। चलो तो मित्रों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है। ऑप्शन है Na, Bn, Cn+, या Dn2। तो क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, तत्वों के संकेत हुआ करते थे, है ना। तत्वों के हमने रासायनिक संकेत देखे थे, जो नाइट्रोजन का N हुआ करता था, ऑक्सीजन का O हुआ करता था, फ्लोरीन का F हुआ करता था, सोडियम का Na हुआ करता था। ये सारी चीजें हमने देखी। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं, यहां पर बोल रहा है नाइट्रोजन गैस, मतलब अणु की बात चल रही है। और नाइट्रोजन हमेशा द्विपरमाणविक अणु के रूप में एग्जिस्ट करता है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है, पक्का, बढ़े आगे। चलो भाई साहब, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। भाई साहब ये तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा, है ना, ये तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। कर लेंगे भाई, डर रहा है क्या। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। H2O के 18 ग्राम, है ना, H2O के 18 ग्राम। तो सबसे पहले A लिखो ऐसा, है ना। फिर क्या लिखोगे भाई, दिया है, बाती हम नहीं, है ना। दिया क्या क्या रखा है हमें, W देकर रखा है, वो कितना है, ग्राम वेट देकर रखा है ना, 18 ग्राम। तुम्हें पता है, याद है, अरे थोड़ा बहुत याद है, मोल कंसेप्ट सिखाया मैंने, ठीक है। कितना देकर रखा है, 18 ग्राम। M कितना आ जाएगा भाई, तो देखो हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू, है ना, 2 है तो इंटू 2। ऑक्सीजन का होता है 16। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 16। क्या बात है, सॉरी 18। मैं भी कैसी बातें करने लगा। अब मोल कैसी कैलकुलेट करता था बच्चा, अरे तेरे को पता होगा कि n बराबर होता था W/m। यही चीज सीखते थे, यही चीज सीखते थे। अरे यार, अरे यार, तो n बराबर यही होगा कि 18/18। मतलब सर क्या है, 1 मोल आ जाएगा। अरे बिल्कुल सही सोच रहा है भैयू, बिल्कुल सही सोच रहा है, ये सीखा है हमने। अब मैं तुम लोगों से पूछ लूं, अब मैं तुम लोगों से पूछ लूं यही कि अणुओं की संख्या कितनी होगी, है ना। मैं तुमसे पूछ लूं अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, क्या तुम बता नहीं पाओगे, है ना। अणुओं की संख्या अगर मैं तुम लोगों से पूछ लूं तो तुम बता नहीं पाओगे। तो वो हो जाएगी सर, देखो 1 मोल आया तो 1 इंटू Na, मतलब Na मतलब अणुओं की संख्या हम कैसे निकालते थे, जितने मोल आता थे उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लाई कर देते थे। अब इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करने की जगह हम साथ में Na लिख दे रहे हैं। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछ लूं परमाणुओं की संख्या, हे भगवान, अच्छा एक अणु के अंदर कितने परमाणु, एक अणु के सर, एक अणु के अंदर 3 दिख रहा है मुझे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, देखो अच्छे से, अरे देख ले भाई, परमाणुओं की संख्या भाई, एक के अंदर कितने दिख रहा है तुम्हें सर, 3 दिख रहा है, देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो भाई 10 के अंदर कितने होंगे सर, 30 होंगे, 20 के अंदर 60 होंगे, 60 के अंदर 180 होंगे, 180 के अंदर भाई 18×4 = 540 होंगे। तो वैसे इतने के अंदर कितने होंगे, तो सर 3 इंटू Na, 3Na। नहीं समझा, अरे नहीं समझा भाई, समझ गए सर। सर क्या बी वाला आप सॉल्व करवा दोगे, अरे यार, अरे यार भाई, है ना, ठीक है, अरे यार भाई, देखो 6.023 और 6.022 इसमें भी है ना विवाद चल रहा था कमेंट सेक्शन में, मैं देख रहा था। वो 2-3 इसलिए लिखवाता था ताकि तुम्हें पावर याद हो जाए, है ना। उसमें मुझे है ना तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था, ठीक है। हाँ, बट तुम लोगों ने ठेस पहुंचा ली, तुम लोगों ने, एक बच्चे ने पहुंचाई अपने आप को। हाँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा करो, है ना, कमेंट सेक्शन में से मतलब शेयर करा करो अपना एक्सपीरियंस, तुम्हें कितना मज़ा आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत नहीं आ रही है। मैं हर बच्चे का मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ, मुझे पता है, ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है। चलो अगला देखते हैं। अगला है CH4 के 18 ग्राम। चलो भाई, तो भाई W कितना होता है बताओ,
सर डब्लू होता है कितना, अगर हम बात करें 18 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा एम कितना है सर, एम इसका निकाल लेते हैं, कार्बन का होता है 12, अगर हम बात करें हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 4, मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 16। अब एन निकाल लेते हैं, तो एन बराबर हो जाएगा 12 सॉरी 18 बटे 16। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 9 बटे 8, है ना, 2 से काट दो, 2 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 9 बटे 8। जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो 8 एकम 8, बचा कितना 1, ठीक है, फिर दशमलव लगाओगे, ठीक है, फिर बचा कितना 1 था, 0 लगाओगे, ठीक है, तो 10 हो जाएगा, 8 एकम 8, फिर बचा कितना 2, अरे यार ये 9 ये 8, 8 एकम 8, बचा भैया 1, फिर सर दशमलव लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, 8 एकम 8, बचा कितना, बचा कितना भैयू 2, फिर क्या करें सर, फिर एक काम करो, एक और 0 लगा दो, फिर 8 दूनी 16, ठीक है सर 16 घटा दिया, बचा कितना 4, फिर सर एक और 0 लगा दो, 8 पंजे 40, बचा कितना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब ये करके दिखाऊं क्या, हाँ दिखाओ सर, है ना ये करके दिखाऊं क्या, हाँ सर दिखाओ, दिखाओ सर जी दिखाओ, हमें तो देखना है, हमें परेशान करने में मजा आता है, ये लिख लो भैया, ठीक है, कुछ नहीं बचा, ठीक है हटा दें। तो बेसिकली ये सारी चीजें थी, 1.125 आंसर आया था, है ना, ये आया था। अच्छा परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या क्या जाएगी, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या वो क्या आ जाएगी बेटा, सर वो आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी 1.125, है ना, इंटू एन ए, मैं लिख सकता हूँ 125 एन ए, एन ए का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई होगा, बट सब में हो रहा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे एक ही संख्या से चारों उसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या मतलब, ठीक है समझ रहे हो ना, हाँ इसीलिए उसी से आंसर निकल आएगा, मैं इतना क्यों अपना आंसर टफ बनाना। चलो परमाणुओं की संख्या निकालते हैं, परमाणुओं की संख्या, चलो भाई, एक के अंदर कितने हैं सर, एक के अंदर 5 है सर, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, मतलब 5 इंटू इंटू, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा अगर हम बात करें, 5 इंटू 1.125, है ना, इंटू एन ए, है ना, इंटू एन ए, समझ पा रहे हो, ठीक है, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, बट तुम लोगों को आनी चाहिए, ठीक है, तुम लोगों को आनी चाहिए, और मैं तुम लोगों से हमेशा यही कहता हूँ, है ना, तुम लोगों से हमेशा यही कहता हूँ कि तुम अपने आप में, है ना, अपने आप से भी क्या करा करो, कैलकुलेट करते रहा करो, ठीक है, हाँ भाई तुम लोग अपने आप से भी कैलकुलेट करते रहा करो। इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, बनेगा तुमसे, इसको एक काम करो, 5 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 0.125 में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 6 पॉइंट सॉरी 5 पॉइंट 5 पॉइंट लेट मी करेक्ट 5.6, हे भगवान 6 ही क्यों लिखा रहा है, 5.625 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, इन एन ए, क्लियर है, पक्का। चलो मतलब देखो इसके अंदर कितना आ रहा है हमारा 3 एन ए, बट इसमें क्या आ रहा है 5.625 एन ए, मतलब भाई बी वाले में ज्यादा है, ए से ज्यादा है। अब हम बात करते हैं सी वाले की, किसकी बात करते हैं, सी की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, सी की बात करते हैं। CO2 के 18 ग्राम, मतलब W कितना देकर रखा है 18 सब में, M कितने देकर रखा है वो हम निकाल लेते हैं, कार्बन का होता है कितना 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, इंटू 2 क्यों करा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, आ जाएगा 44, N बराबर कर दो 18/44, ठीक है 18/44, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा भाई, भाई 1 से कम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 से कम आ जाएगा, ठीक है, हाँ ये याद रखना है तुम लोगों को, क्या होगा 1 से कम आएगा, ठीक है, हाँ तो बेसिकली ये ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए, इसको कैलकुलेट करके कमेंट में बताना कि भाई ऐसा लिखना, CO2 के अगर हम बात करें मोल कितने आए, कितने आए मोल कितने आए, ठीक है, हाँ मैं तुम्हें चलो कैलकुलेट ही करके बता देते हैं, ठीक है, हाँ
तो क्या आ जाएगा भाई, CO2 18 बटे कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 18 बटे कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें 44 हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, हाँ 18 बटे कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो इसको ऐसा कर लो, है ना, इस पे 0 लगा लो और पॉइंट लगा लो और ये 0 लगा लो। ठीक है, हाँ तो अब देखो 44 है ना, और इसका 180 में वो अगर बात करें डिवाइड कर दो। ठीक है, हाँ तो देखो 44 कितना होगा भाई, 40 चौके कितना होता है 60, 44 चौके होगा 176, कितना होगा 176, 176। ठीक है, कितना होगा 176, तो ये हो जाएगा 4, है ना, 4 बचा कितना 4, मतलब ये 0.404 के समथिंग में आएगा। फिर ये 0 लगा लोगे, नहीं जाएगा। ठीक है, फिर ये 0 लगा लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें, हमें एक बात पता चल गई, ये 0.4 के समथिंग आएगा और आगे भी कोई वैल्यू आएगी वो जो तुम निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि इसमें अणुओं की संख्या है ना, अणुओं की संख्या कितनी आएगी, अणुओं की संख्या कितनी आएगी, तो वो क्या आएगी, है ना, तो मैं पता ही है 0.4 Na, है ना, और परमाणु की संख्या कितनी आएगी, मैं इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, परमाणु की संख्या कितनी आएगी, तो वो आएगी ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट आएगी, अगर मैं तुम्हें बताऊं वो होगी 0.4 इंटू कितने परमाणु है 3, मतलब 1.2 Na के समथिंग आएगी। ठीक है, 1.2 Na की समथिंग आएगी, बट बेसिकली ये सबसे कम है इन तीनों में, है ना, इसलिए मैंने इस पर टाइम बर्बाद नहीं किया। अब हम फोर्थ वाले की तरफ मूव करते हैं, हम फोर्थ वाले की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, करें, चलो फोर्थ वाला क्या है हमारा, है ना, फोर्थ वाला है डी, है ना, डी वाले में क्या है, O2 के 18 ग्राम, है ना, तो W कितना देकर रखा है, वो देकर रखा है हमें, अगर हम बात करें 18, M कितना देकर रखा है, वो देकर रखा है हमें, देखो ऑक्सीजन का होता है 16, 2 है तो 32, है ना, है ना, कितना आ जाएगा 32, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 बटे 32। ठीक है, हाँ तो जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे, जब तुम इसको क्या करोगे कैलकुलेट करोगे, तो भी अगर हम बात करें, जब तुम इसको खुद कैलकुलेट करके देख लेना भाई, 18 को 180 कर देना और ये 32 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर दो ना, अगर हम बात करें ये कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 16। ठीक है, फिर इसको 90 कर दो, है ना, कितना कर दो, इसको 90 कर दो। ठीक है, और ये कर दो, तो देखो सिंपल सी बात, जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ गया 9। ठीक है, और डिवाइड कर रहे हो तुम 16 से, कितने से 16 से, 0 लगाना। ठीक है, हाँ और दशमलव लगाना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। 16 पंजे कितना होता है बताओ, 16 पंजे होता है अगर हम बात करें 80, है ना, 16 पंजे कितना होता है अगर हम बात करें 80, तो यहाँ पर 5 लिखना और यहाँ 80 से डिवाइड कर देना, बचेगा कितना, बचेगा सर 10, फिर 0 लगाना, 16 छिंग 96, मतलब 0.56 के समथिंग आएगा, है ना, 0.56 के समथिंग आएगा। ठीक है, हाँ भाई, तो 0.56 के समथिंग आएगा। अब इसमें अगर बात करें अणुओं की संख्या तुमसे पूछ लेगा तो 0.56 Na, और 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो परमाणुओं की संख्या, जो कि अभी तुम लोगों को अच्छे से सॉल्व करके मुझे बताना है, जो तुम लोगों को अच्छे से सॉल्व करके बताना। बट बेसिकली हमें सबसे ज्यादा देखने को मिले वो था हमारा ऑप्शन नंबर ये CH4 का 18 ग्राम, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन सभी के मुझे परमाणुओं की संख्या तुम कमेंट करके दिखाना। ठीक है, इसके कितने परमाणु, इसका तो बता दिया, इसके और परमाणु की संख्या देखो क्या कर दोगे, 0.56 Na, ये तो अणुओं की संख्या आएगी, और उसमें अगर बात करें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो परमाणु की संख्या आएगी, जो होगी देखो, हाँ तो पता होना चाहिए। अगला की बात करते हैं, निम्नलिखित यौगिकों के आणविक सूत्र लिखिए, कॉपर 2 ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम 3 नाइट्रेट, कैल्शियम फॉस्फेट, आयरन सल्फाइड, मरकरी 2 क्लोराइड, मैग्नीशियम एसीटेट। देखो बहुत सिंपल सिंपल से है, पहले वाले के बारे में बात करते हैं, ए वाले का जो है हमारा कॉपर 2 ब्रोमाइड। तो कॉपर के ऊपर चार्ज होता है +2 और ब्रोमीन के ऊपर चार्ज होता है -1। ठीक है, तो 1 यहाँ 2 यहाँ, इसका हो जाएगा फॉर्मूला क्या, CuBr2, क्या होता है CuBr2। वही बात करें बी की, जो हमारा एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट बोला है, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है, तुम लोगों को पता होगा वो होता है +3, और नाइट्रेट के ऊपर चार्ज होता है NO3 के ऊपर होता है -1। एक यहाँ 3 यहाँ, क्या आ जाएगा AlNO3 होल थ्राइस। ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, ये करेक्ट आंसर हमारे होने वाले हैं। चलो सी वाले के बारे में बात करते हैं।
ये हो गया सी। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता था, +2। देखो सब पढ़ाया है। फॉस्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता था, -3। 3 यहाँ 2 यहाँ, क्या हो जाएगा, Ca3PO4। और तुम्हें यहाँ पर क्या करना था, होल्ड ट्वाइस। दिस विल बी द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, फिर उसके बाद हम बताएं आयरन 3 सल्फाइड। मतलब देखो आयरन की वैलेंसी बता दी उन्होंने। ठीक है, तो डी वाले में क्या हो जाएगा, आयरन 3 सल्फाइड मतलब Fe के ऊपर कितना चार्ज है, +3, और सल्फाइड के ऊपर चार्ज कितना है, -2। ये होता है तो 2 यहाँ 3 यहाँ, क्या हो जाएगा, Fe2S3। दिस विल बी द करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, डी वाला हो गया। अब ई वाले की बात करते हैं, है ना, वो होता है मरकरी 2 क्लोराइड, है ना। तो देखो ई वाले के अगर मैं बारे में बात करूं, मरकरी होता है Hg, और उसने 2 लिखा है मतलब मरकरी के ऊपर +2 है, और क्लोराइड मतलब Cl के ऊपर होता है -1। कितना होता है, -1। तो 1 यहाँ 2 यहाँ, क्या हो जाएगा, HgCl2, क्या हो जाएगा, HgCl2। ठीक है, फिर F की बात करते हैं। F में क्या है, मैग्नीशियम एसिटेट। तो मैग्नीशियम के ऊपर होता है अगर हम बात करें +2, और एसिटेट होता है हमारा CH3COO-। ये पता होना चाहिए, नहीं है तो फिर सुन लो। तो 1 यहाँ आएगा 2 यहाँ जाएगा, तो ये पूरा की पूरा होल्ड ट्वाइस लगेगा, तो MgCH3। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया भाई, CH3COO, और ये ट्वाइस, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। एसिटेट आयन ये होता है ना, और ये हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे अगर बात करें क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा, पक्का। चलो बढ़े आगे, हाँ आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये देखो इन सब के आंसर्स थे ना। आई होप तुम लोग उसको फिर से देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित यदि कोई हो धनायन और ऋणायन को लिखिए। तो देखो आयन किस में उपस्थित होते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं, मतलब एक धातु हो और दूसरी अधातु हो। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को बताया था, देखो Na के ऊपर प्लस होता है ना, और CH3COO के ऊपर उसके ऊपर माइनस होता है, ये होता है हमारा एसीटेट। ये एक सहसंयोजी यौगिक है, इसमें कोई आयन उपस्थित नहीं होंगे। वही बात करें NaCl में Na पर प्लस, Cl पर माइनस, NH4 पर प्लस और NO3 पर माइनस, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसिटेट, हाइड्रोजन। तो अगर तुम्हें बताऊं तो देखो ये सब दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऋणायन कौन कौन से होगा, इस तरफ जो है, इस तरफ वाले हैं लेफ्ट वाले, और धनायन कौन से होगा, ये वाले। ठीक है, हाँ, और सी वाला क्या है, एक सहसंयोजक यौगिक है जिसके अंदर कोई धातु नहीं है, सब अधातु है। अच्छा, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताना है। चलो देखें, तो रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, भाई पूरा की पूरा अगर हम बात करें किसी अगर हम बात करें तत्व के यौगिकों को, है ना, हाँ क्या कर लेते हैं हम, एक अगर हम बात करें किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण है। प्रतीकात्मक मतलब भाई जिन जिन तत्वों से मिलकर बना है, जिन जिन तत्वों के परमाणु उसके अंदर उपस्थित है, उसका एक प्रतीकात्मक अगर बात करें निरूपण है। रासायनिक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के प्रतीकों के माध्यम से प्रकट करता है। जैसे CaCO3 में कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का 1, कार्बन का 1 तथा ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित हैं, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। सिंपल है, पक्का। बढ़ जाए आगे, बताओ भाई। चलो अच्छा, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के रूप में संयोग करके जल निर्मित करते हैं, है ना, करते हैं। 3 ग्राम, है ना, 3 ग्राम है ये, ठीक है, 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण दहन करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता द्रव्यमान की होगी। तो खुद सोचो, सिंपल सी बात है। एक ग्राम अगर हम बात करें हाइड्रोजन है हमारे पास, तो उसके लिए कितने, अगर हम बात करें कितना हमें हाइड्रोजन, वो 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके लिए हमें कितना, अगर हम बात करें ऑक्सीजन चाहिए भाई 8 ग्राम, है ना, कितना चाहिए 8 ग्राम। तो अगर मुझे 3 ग्राम है तो मुझे कितना चाहिए x, तो क्या कर दो, क्रिस क्रॉस कर दो, ध्यान से समझो। 1 के लिए कितना 8, तो 3 के लिए कितना x, तो क्या कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 × 3, क्रिस क्रॉस कर दिया करो, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 24 ग्राम। तो 24 ग्राम ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता होगी, है ना, 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इसका रिटर्न सोल्यूशन हम देख लेते हैं, ये रहा। तो हाइड्रोजन, है ना,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन बराबर क्या होता है 1:8। 1 ग्राम हाइड्रोजन की संपूर्ण अभिक्रिया के लिए जरूरी ऑक्सीजन 8 ग्राम है, इसीलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन की संपूर्ण अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन 8 × 3 24 ग्राम की आवश्यकता होगी। अतः 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो बढ़े आगे, पक्का। अगला देखते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण का परिणाम है? भाई कौन सा, अगर हम बात करें किसके ऊपर, भाई उसका जो पेज था वो क्या कहता था कि भाई जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है या जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तो उसके अंदर जो परमाणु है वो तो ना ही नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये जो नियम था ये था हमारा क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण नियम का परिणाम है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही इनका विनाश होता है। बेसिकली क्या होता है, परमाणु सूक्ष्मतम कण नहीं है, कई सारे मतलब उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। बट डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम था वो उसे फॉलो होना चाहिए था, मतलब इसके नियम के हिसाब से ये सारी चीजें देखने को मिल गई, ठीक है। एक और नियम था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? तो वो क्या था भाई, हम बता देते हैं। वो ये था कि भाई डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित अभिग्रहित निश्चित नियम के अनुपात की पालना करता है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ये वाला जो अगर बात करें उसका पॉस्टुलेट था, है ना, जो पॉइंट था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का, वो इस चीज को अगर बात करें फॉलो करा करता था, ठीक है। अच्छा, तुम्हारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में थोड़े बहुत क्वेश्चन दिए, तुम सोच रहे हो इतने सारे क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं, है ना, जरूरी है बेटा, जरूरी है। चलो, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान क्या कहते थे भाई, कि जो कार्बन 12 अगर बात करें आइसोटोप था, कार्बन 12 परमाणु था, ठीक है, उसका 1/12वां भाग ही क्या कहलाता था हमारा, परमाणु द्रव्यमान इकाई। चलो तो लिख लेते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग का मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया, आई होप तुम लोगों को ये आया होगा। बढ़े आगे, बढ़े बढ़े बढ़े, पक्का बताओ। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अच्छा, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल अभिकृत होते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है, सोडियम कार्बोनेट जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है और एथेनोइक अम्ल, ठीक है, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है और ये निर्माण करते हैं सोडियम एथेनोइड का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, और साथ में जल बनता है। क्या बनता है? साथ में जल बनता है। चलो अच्छा, इनके फॉर्मूले में मैं बता देता हूँ। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, ठीक है। एथेनोइक अम्ल होता है CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, है ना। ये होता है हमारा CH3COONA, ये होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 गैस। जो हमारी होती है, अगर बात करें जल, जल को अपन बोलते हैं H2O। तो इनके रासायनिक सूत्र है जो मैंने तुम लोगों को बताया। हाँ, इनको संतुलित करना भी बहुत जरूरी होता है, बट अब नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट क्लास पहुंचेंगे, मतलब अगली कक्षा में पहुंचेंगे, वहां पे संतुलन वगैरह सीखा करते हैं। अभी भी कर सकते हैं, है ना, कोई समस्या की बात नहीं है, ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। बट वो सोच छोड़ो, ये सारी चीजें की नहीं, हम क्या सिखाना की कोशिश कर रहे हैं, ये सब केमिकल फॉर्मूले थे जो तुम इसको ध्यान रख सकते हो। अब ध्यान से सुनो, वो ये कह रहा है कि 5.3 ग्राम हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट, मतलब मेरे पास 5.3 ग्राम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और मेरे पास लगभग 6 ग्राम मेरे पास एथेनोइक अम्ल है, मतलब मेरे पास ये 6 ग्राम है, ठीक है। ये अभिक्रिया कर कर बना रहे हैं 8.2 ग्राम, क्या सॉरी, ये अभिक्रिया करके बना रहे हैं 2.2 ग्राम, है ना। क्या अगर हम बात करें 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम हमारे पास बन रही है क्या, हमारा सोडियम एथेनोइड, और 0.9 ग्राम क्या बन रहा है, 0.9 ग्राम हमारे पास बन रहा है क्या, जल, ठीक है। क्या बन रहा है, जल बन रहा है, ठीक है। हाँ भाई, जल बन रहा है। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस अभिक्रिया में द्वारा दिखाए गए परीक्षण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है, बताओ है या नहीं, ठीक है, बता देते हैं।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, जितना अभिकारक उतना ही क्या होता है, उत्पाद। ठीक है, अभिकारक का द्रव्यमान बराबर होता है उत्पाद के द्रव्यमान से। चलो भाई, तो ये क्या है भाई, अभिकारक का द्रव्यमान। क्या है, अभिकारक का द्रव्यमान, द्रव्यमान जो कितना होता है हमारा, जो होता है 5.3 और ये 6 ग्राम, तो ये हो जाएगा लगभग 11.3 ग्राम। क्या हो जाएगा, 11.3 ग्राम। ये बराबर होगा, है ना, ये बराबर होगा, बताओ किसके, अगर इन सब का योग भी 11.3 ग्राम आता है तो हो जाएगा काम। ठीक है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा काम पक्का। चलो, तो 8.2 और 2.2 मतलब ये हो जाएगा 10, अगर हम बात करें 4 ग्राम, और 10.4 ग्राम प्लस 0.9 तो ये हो जाएगा 11.3 ग्राम, मतलब उत्पाद, है ना, मतलब उत्पाद। तो उत्पाद जो है अगर हम बात करें वो बराबर है अभिकारक के द्रव्यमान के, अभिकारक के द्रव्यमान के। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अगर हम बात करें पालन करता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, है ना, कुल द्रव्यमान सदैव अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, मतलब उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक क्रिया के दौरान द्रव्यमान का क्षरण अथवा उत्पादन नहीं होता है, मतलब जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा, जितना क्या होगा, अभिकारक का द्रव्यमान होगा, अभिकारक का द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान होगा, उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होगा, उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ना कोई नई चीज बनेगी और ना ही घटेगी। ठीक है, हाँ भाई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि इधर अभी आया ना 11.3 ग्राम, 11.3 ग्राम, कौन कौन थे हमारे, सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, वो भी बराबर होगा अगर बात करें 11.3 ग्राम के, जो क्या क्या थे हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सोडियम एथेनोएट, है ना। इन तीनों के अगर हम बात करें, दोनों में, है ना, बराबर बराबर हमने देखने को मिल गया। ठीक है, पक्का। चलो आगे बढ़े, चलो भाई, अरे क्यों नहीं बढ़े सर, क्यों नहीं बढ़े। ठीक है, तो ये एक हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, जो हम लोगों ने कर लिया। चलो 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 चलो, ये भी हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ये वाला तो अभी हमने अभी करा, बिल्कुल, है ना, ये वाला भी कर लिया हमने, तो इसको हटाओ, ये वाला भी, फिर ये एक परमाणुविक हो गया, ये भी हो गया, है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कि निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखने, निम्नलिखित के सूत्र लिखने थे। सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम के ऊपर आवेश होता है Na के ऊपर होता है प्लस, और ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2। कितना होता है, Na के ऊपर प्लस होता है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, -2। तुम बिल्कुल रिवाइज करके आओगे तो सारी चीज समझ में आएगी। 2 यहाँ 1 यहाँ, क्या हो जाएगा, Na2O, और यही हमारा अगर बात करें रासायनिक सूत्र होने वाला है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम पर होता है +3, क्या होता है, +3, और ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, 2 यहाँ 3 यहाँ, क्या हो जाएगा, Al2O3, है ना। इसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया है। सोडियम सल्फाइड, Na के ऊपर कितना होता है, प्लस होता है, सल्फाइड के ऊपर होता है -2, क्या हो जाएगा, Na2S, और ये बिल्कुल बहुत प्यारा सा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो क्या करा करो बेटा, है ना, हमेशा हमेशा अगर हम बात करें OH के ऊपर क्या होता है, माइनस। हमेशा मैं तुम लोगों से ये बोलता हूँ कि तुम लोग क्या करा करो, जब भी मैं कोई क्वेश्चन सामने लेकर आता हूँ, जब भी मैं कोई क्वेश्चन सामने लेकर आता हूँ, तो तुम लोगों को क्या करना होता है, तुम लोगों को करना होता है इस वीडियो को पॉज और खुद से अटेम्प्ट करना होता है। नहीं बना फिर देखो, है ना, तो तुम लोगों को मज़ा आएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस नोट कर लेने से कुछ नहीं होगा, और हमेशा नोट्स ज़रूर बनाओ। नोट्स अगर बनाओगे तो तुम्हारे, देखो ये अभी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, ये केमिकल फॉर्मूला है, 10th में तुम्हें इतना मज़ा आएगा कि यार हमने तो 9th में पढ़ कर आ गए, हमने तो 9th में पढ़ कर आ गए, हमने अभी फोड़ दिया, तो 10th में तुम कितने ज़्यादा एडवांस हो। मैं अभी बता रहा हूँ, अभी कई बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, कई बच्चों के मैसेजेस आते हैं मेरे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, मुझे फोन मतलब कई बात करते हैं कि सर हमें तो अभी आते ही नहीं, हमने 10th अभी 10th पास आने वाले कई बच्चों को ऐसा होता है कि केमिकल फार्मूला लिखना नहीं आता। ठीक है, हाँ, फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि बेटा उड़ान हिंदी बैच या ऐसे बैचेस में एनरोल हो जाओ जहाँ पर तुम्हें पढ़ाया जा सके या हम कनेक्ट हो सकें। यूट्यूब पर हमारे लेक्चर्स देख लो, समरी सीरीज़ देख लो, है ना, जो इतनी सारी चल रही है 10th क्लास की, वो देख लो, तब जाके उनके जब मैसेजेस आते कि अरे सर ये 9th में पढ़ लेते तो कितना मज़ा आता, ये तो इतना ईजी था। अभी तुम्हें 9th में इतनी सारी चीज़ें सिखा दी गई है ना, 10th में तुम लिख कर ले लो, लिख कर ले लो, तुम्हें 10th ऐसी आसान लगेगी जितना पंकज भाई कह रहा है, पंकज भैया कह रहा है, पंकज सर कह रहा है।
ठीक है, तो भैया पे अगर विश्वास है, पंकज सर पर विश्वास है तो बिल्कुल रखो, है ना। लव यू ऑल ऑफ यू बेटा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूलेज थे, है ना, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा AlCl3 एल्यूमिनियम, अच्छा एल्यूमिनियम क्लोराइड बोला था क्या आपने से? एल्यूमिनियम क्लोराइड बोला था, ये बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना। एल्यूमिनियम क्लोराइड का हम बता दे रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लोराइड का क्या होगा, बहुत सिंपल सा है भाई, एल के ऊपर कितना होता है, एल के ऊपर होता है +3, क्लोराइड के ऊपर होता है -1 यहाँ 3 यहाँ बन जाएगा AlCl3, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, हाँ तो ये सी सेकंड वाला है वो AlCl3 होगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे। अरे बता भी दो भाई, पक्का। और देखते हैं बढ़िया तरीके के क्वेश्चंस। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, हाँ अब आने वाला है, चलो। हाँ, निम्नलिखित सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो ये एल्यूमिनियम है और ये साथ में है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। कैल्शियम और क्लोरीन मतलब कैल्शियम क्लोराइड हो गया। पोटेशियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। इन सभी के नाम है ना तुम लोगों को पता होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से इन बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये इसके सॉल्यूशंस हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत आसानी से हमने सीखा है ये सब, है ना। लेकिन बेटा अधिकतर है ना 9th क्लास में, 8th क्लास में या 10th क्लास में भी बच्चों से बोल दिया जाता है कि एक काम करो याद कर लो, है ना, बट हमने वो चीज़ सीखी है तो उस चीज़ की कदर करो और उसको समझने का प्रयास करो। ठीक है, हाँ। रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है ना, बड़े ही प्यारे तरीके से। ठीक है, हाँ भाई, तो रासायनिक सूत्र वाला भी देख लिया हमने। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है ना, इनमें कितने परमाणु हैं जो आप विद्यमान है। तो देखोगे 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, मतलब ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। पहली बात तो ये क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड। और हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर कितने हैं भाई, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, 2 + 1 मतलब आंसर आ गया 3। इसकी परमाणुकता क्या हो जाएगी 3। और एक तुम देखोगे 1 फास्फोरस 4 ऑक्सीजन ना, इसको अपन बोलते हैं फास्फेट, और इसके ऊपर आवेश है मतलब फास्फेट आयन। ठीक है, और इसके अंदर के टोटल कितने हैं 5, इसके अंदर कितने हैं 3, 1 + 4, तो देख लो भाई इसमें 5 परमाणु है। ठीक है, हाँ भाई। निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। चलो निकालते हैं। हाइड्रोजन का जो होता है वो होता है 1, है ना। सबसे पहले ए वाले का निकालते हैं। ए हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा भाई 2 है तो 2। बी वाले का निकालते हैं। ऑक्सीजन का होता है कितना, अगर हम बात करें ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, हाँ तो 16 × 2 32, 32 इसका आंसर हो जाएगा। सी वाले में अगर मैं बात करूँ क्लोरीन का होता है 35.5, 2 है तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा लगभग 71। ठीक है, हाँ भाई। डी वाले की अगर हम बात करें तो डी वाला क्या है हमारा CO2, है ना। क्या होता है ये CH4 होगा बेटा, है ना, वो CO2, तो CO2 का होगा अभी निकाला था। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 × 2 करेंगे, क्यों करेंगे 2, क्योंकि सर जी 16 × 2 इसलिए करेंगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो ये आ जाएगा 44। वही बात करें ई की, है ना, CH4, तो भाई कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई। अरे बड़ा ही सिंपल है भाई, अपन ने सीखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, लेक्चर्स देख कर आओ पिछले, है ना, अगर ऐसा लगे तो क्या करके आओ, लेक्चर्स देख कर आओ, है ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा, है ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, बाकी जिसने लेक्चर्स देख कर आया उसको तो मज़ा आ रहा होगा, मुझे पता है। फिर जी की बात करते हैं। जी में क्या है भाई CH4 हो गया, फिर C2H6 की बात करते हैं। तो C2H6 है ना, इसमें अगर हम बात करें 2 कार्बन है ना, कितने हैं 2 कार्बन है, तो 12 है ना × 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 1 × 6, ये 6 और 12 तो 24, तो आंसर आ जाएगा 30। वही बात करें E ABCDEFG H की बात करते हैं, तो H है C2H4, 12 × 2 प्लस 1 × 4, 12 दूनी 24 और 1 4, बताओ 28 हो गए, है ना, तो इसका 28 आ जाएगा। NH3 की बात कर दें, है ना, HI की बात कर दें तो हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 1 × 3, 3 हाइड्रोजन है, तो यह आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। वही बात करें अगर हम बात करें CH3OH की, है ना, IJ, देखो इतने सारे प्रैक्टिस करवा दिए।
CH3 हो चुके, कार्बन का होता है 12, कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, 4 हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो 3 हाइड्रोजन ये और चौथा ये, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये 4 और 12 कितना हो गया 16, और 16 दूनी 32, इसका आ जाएगा 32। तो इतने कितने सारे अगर बात करें क्वेश्चन में तुम लोगों को करवाऊं, सारे के सारे में तुम्हें मजा आने वाला है, सारे के सारों में मजा आने वाला है। तो भाई ये इस तरीके से तुम्हें देखा रखा है, ये इसको हटाना O2 को, ये O2 का आणविक द्रव्यमान ये सब दिया रखा है, ठीक है हाँ, और जिसके बारे में तुम बहुत अच्छे से डिस्कशन कर सकते हो, पक्का बढ़े आगे। अरे यार ठीक है पक्का। चलो अब हमसे पूछा है निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, है ना, जैसे ZNO जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट दिया है। देखो पहले वाले की बात करते हैं ZNO की, इसकी बात करते हैं ZNO की। तो देखो जिंक का परमाणु द्रव्यमान देकर रखा है 65, ठीक है सर, तो इसका हो जाएगा कितना 65, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 65 16 कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81, फर्स्ट वाले का 81 आ गया। फिर दूसरा कौन है हमारा, दूसरा है हमारा Na2, सोडियम का कितना देकर रखा है, वो देकर रखा है 23, कितना देकर रखा है 23, तो 23 इंटू 2, क्यों, क्योंकि 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम प्लस ऑक्सीजन 16, यह आ जाएगा 23 दूनी 46 और 16 62, समझ रहे हो ना, 23 दूनी 46 16 62। सी वाले का देख ले, पॉज कर करके खुद प्रयास करो बेटे, खुद प्रयास करो, है ना, हाँ चलो। K2CO3, तो पोटेशियम का कितना होता है, देखो उसमें देखा रखा होगा 39, पोटेशियम कहाँ गया 39 39 इंटू 2 किया, क्यों किया, क्योंकि 2 थे भाई, K2CO3 की बात चल रही है ना, किसकी चल रही, K2CO3 की, 39 इंटू 2 प्लस कार्बन का कितना होता है 12, एक ही कार्बन है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू अगर हम बात करें 3, तो 16 थी 48 और 12 कितना हो गया 48 12 कितना हो गया, वो हो गया हमारा 60 60, 39 दूनी कितना होता है, ठीक है 40 दूनी 80 39 78, 60 78 कितना होता है 118 के समथिंग आएगा। सर ऐसे कैसे कैलकुलेट कर देते इतनी आसानी से, है ना, हो भी सकता है गलत हो बेटा, है ना, 118 नहीं 138 आएगा, सॉरी नहीं 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 138 कैसे आएगा, देखो पोटेशियम का 39 है, 39 इंटू 2, है ना, तो ये हो जाएगा 40 दूनी 78, है ना, ये 78 हो गया, प्लस कार्बन का होता है 12, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, है ना, 16 3 48, है ना, तो ये हो जाएगा 48, ठीक है हाँ भाई, 48 और 12 कितना हो जाएगा 60, 60 और 12 हाँ 60 और 78 हाँ भाई 138 आएगा, कितना आएगा 138 आएगा, सही है, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा बेटा, ये आएगा 138, सही है सही है, ठीक है, ऐसा हो जाता है जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन, ठीक है हाँ भाई हो गया है। चलो हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि 3 ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन से जलने पर 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के जलने से 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है, ठीक है, मतलब मेरे पास 3 ग्राम क्या है, अगर हम बात करें 3 ग्राम मेरे पास क्या है कार्बन, ठीक है, और अगर हम बात करें मेरे पास ऑक्सीजन कितना है 8 ग्राम, मेरे पास ऑक्सीजन जो है वो कितनी है 8 ग्राम है, ये मिलकर CO2 जो बनाते हैं वो कितने ग्राम बनाते हैं, अगर हम बात करें 11 ग्राम CO2 बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम। अब वो तुमसे बोल रहे हैं कि जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, मतलब 3 ग्राम ही कार्बन है पर तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितनी है 50 ग्राम है, कितनी है 50 ग्राम, तो कितनी अगर हम बात करें 50 ग्राम अगर हम बात करें ऑक्सीजन है और 3 ग्राम तुम्हारे पास कार्बन है, तो कितनी अगर हम बात करें CO2 बन जाएगी, तो वो भी 11 ही ग्राम बनेगी, क्योंकि बेटा कोई भी अगर हम बात करें, है ना, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किसी अभिकारक का निश्चित भाग ही अभिक्रिया में भाग लेता है, भले वो दूसरा वाला कितना ही ज्यादा हो। कुछ सोचो ना कि तुम्हारे पास 1 चम्मच शक्कर है, कितनी है 1 चम्मच शक्कर है, ठीक है हाँ 1 चम्मच शक्कर है और तुम्हारे पास ढेर सारी चीनी रखी हुई है, ढेर सारा पानी और ढेर सारा दूध रखा होगा, तो भाई चाय कितनी बना पाओगे भाई, 1 चम्मच चाय शक्कर के हिसाब से बना पाओगे, भले कितनी हो, समझ रहे हो ना, बाकी चीज भले कितनी हो वही। तो भाई जितना कार्बन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उतने से अभिक्रिया करके वो क्या करेगा भाई, अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, तो 50 में से वो सिर्फ 8 ग्राम यूज करेगा और 42 ग्राम जो है 42 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो बच जाएगी, ठीक है हाँ भाई।
ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए था, है ना। तो इसका उत्तर ऐसे लिखना कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का ही निर्माण होगा और 42 ग्राम ऑक्सीजन शेष बच जाएगी। ये रासायनिक संयोजन के स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। ठीक है, हाँ, तो ऐसा नहीं होता है कि भाई अपने पास ज़्यादा ले लिया तो अपना ज़्यादा काम हो गया। 1 लीटर पेट्रोल में अपन कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल से तुम्हारे घर से, है ना, हाँ अब समझ गया मैं। ठीक है, तुम्हारे घर से तुम वहाँ जा सकते हो जहाँ पर तुम्हें जाना है ना। मम्मी ने तो किराने की दुकान का बोला था, बट तुम कहाँ चले गए? 5 किलोमीटर दूर, है ना, मतलब समझ रहे हो, 5 किलोमीटर दूर किसी से मिलने चले गए। वहां पर बढ़िया, है ना, उसके सामने 3-4 कट मारे ऐसे करके, है ना, हॉर्न बजाया, है ना, और फिर लौट कर आए, है ना, और फिर मम्मी को बोला कि मम्मी ये लीजिए, हमने किराना सामान ले आए। ठीक है, ये सामान ले आए, बट समझ रहे हो ना। हाँ, तो उतना ही तुम कर सकते हो 1 लीटर पेट्रोल में। ठीक है बेटा, और धोखे से अगर गाड़ी में पेट्रोल हो गया खत्म, और किसी पापा के पहचान वाले ने बोल दिया कि आपका लड़का तो वहां पर हुई 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 गाड़ी चला रहा था और उसके पास तो लाइसेंस भी नहीं है, तो पापा, है ना, उस पेट्रोल की कीमत तुम लोगों से अदा करेंगे और कान के नीचे, गाल के नीचे, है ना, बड़े प्यारे तरीके से आपको उपहार देंगे। ठीक है, वो उपहार के बारे में मुझे ज़रूर बताना। बहुपरमाणविक आयन क्या होते हैं भाई, बताइए। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोगों को बताना चाहिए कि एक से अधिक परमाणुओं का वह समूह जिस पर आवेश का होता है बहुपरमाणविक आयन कहते हैं। उदाहरण सल्फेट आयन जो होता है SO4-2, फॉस्फेट आयन, है ना, जो होता है PO4-3। ठीक है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है? Mg के ऊपर कितना होता है भाई? +2 होता है। क्लोराइड के ऊपर -1, MgCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MgCl2 हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है यार। कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम पर +2 होता है, Cl पर -1, CaCl2 हो जाएगा। कॉपर नाइट्रेट Cu के ऊपर होता है, अगर हम बात करें +2, और नाइट्रेट के ऊपर होता है NO3 -2 यहाँ और 1 यहाँ, तो क्या हो जाएगा? CuNO3 होल ट्वाइस। एल्यूमिनियम क्लोराइड का अभी बताया था AlCl3, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 अभी बताया। ठीक है, हाँ, पता होना चाहिए। चलो, ये सब दिए हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्व का नाम दीजिए। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर कौन कौन है? कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होता है हमारा HBr, हाइड्रोजन और ब्रोमीन इसमें उपस्थित है। बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा का उपयोग होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये याद रखना, अगले साल भी पूछेगा 10th क्लास में। NaCO3 किसका सूत्र होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हमारा खाने का सोडा होता है। ठीक है, कार्बोनेट। ठीक है, भूल मत जाना। पोटेशियम सल्फेट जो होता है हमारा K2SO4, क्या होता है? K2SO4। बड़ा ही प्यारा सा था, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये उनका दिया हुआ है ना। हाँ, इनके अंदर देख सकते हो कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन था, इसके अंदर हाइड्रोजन ब्रोमीन था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन थे, पोटेशियम सल्फर और ऑक्सीजन थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकल्पना कीजिए। ठीक है, तो ये होमवर्क है ना। ये क्या है तुम्हारा होमवर्क है? कार्बन का 12 होता है, सल्फर S8 है, ये 8 है। ठीक है, फॉस्फोरस HCl है ना, HNO3। इन सभी का तुम लोगों को मेरे को कमेंट में बताना है, कमेंट करना तुम लोग। ठीक है, बता तो हम देंगे, है ना। इसका आंसर कहाँ मिल जाएगा? जब तुम नोट्स डाउनलोड करोगे ना, नोट्स डाउनलोड करोगे तो इसकी जस्ट अगली वाली स्लाइड में इसका आंसर है ना। पर मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, पर मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, हाँ भाई, तो वो तुम लोगों को देख लेना है। ठीक है, पक्का। चलो, तो इसी के साथ, है ना, इसी के साथ जो DPP मिलेगा वो ख़त्म करने का है तुम्हें, है ना। जो DPP मिलेगा वो तुम्हें ख़त्म करना है। फिर उसके बाद जो मैंने तुम्हें दिया हुआ है ना होमवर्क, वो ख़त्म करना है। और इसी के साथ, है ना, हम देंगे अलविदा, है ना, तुम सभी से। इस चैप्टर को ख़त्म होने की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। इस चैप्टर में हाँ थोड़ी सी डिफिकल्टी इसीलिए आई होगी कि हमने परमाणु पहली बार सुना था, है ना। अब परमाणु की अपन रियल साइंस पढ़ेंगे। जो 4th चैप्टर है इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और सारे के सारे जो पिछले 3 चैप्टर है वो तुम्हारे दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे कि मज़ा आ जाएगा। तो 4था चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ा इसमें अजीब लग रहा होगा, बट अब जो कहानी है, अब आग लगाने वाली कहानी है।
तो इसी के साथ है ना मैं आप सभी का करता हूँ धन्यवाद, प्रणाम, है ना। आप सभी को टू बिलेटेड दिवाली की मतलब बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, ठीक है, और छठ पूजा की शुभकामनाएं, है ना। मैं सभी भगवान से भी हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छा एग्जाम में करें, ठीक है। तो मिलते हैं, है ना, अगली क्लास में अगले बुधवार को, और फोड़ेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।